तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉरर कॉमेडी मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में आपको इस मूवी की पूरी जानकारी दी जाएगी और सभी गुत्थियों को सुलझाकर बताया जाएगा। मूवी का नाम है राजा साहब। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कि गाड़ी से उतरता है ढाबे पर खाना खाने के लिए, जिसके पास हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का अस्थि है और वो ढाबे पर बताता है कि उसके पास अस्थि से कुछ पैसे और कुछ चीजें मिली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस व्यक्ति का नोट हवा में उड़ जाता है और एक जंगल की ओर जाने लगता है। वो व्यक्ति अपने नोट का पीछा करते हुए उस जंगल के अंदर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक डरावना सा मगरमच्छ आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डर कर जंगल की ओर बहुत ही तेजी से भागने लगता है और भागकर एक खंडर के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नोट भी उड़कर वहीं तक आ चुकी है और उस नोट का पीछा करते हुए वो महल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक अनजाने से चेयर के पास से एक अनजानी आवाज आती है, जिसमें कहता है कि तुम्हारे पास मेरी जितनी भी चीज है उन सभी चीजों को वहीं पर नीचे रख दो। जिसके बाद वो व्यक्ति डरा सहमा वहां पर सभी सामानों को रख देता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके सामने बिना सिर का एक आदमी आ जाता है और उसके ऊपर तलवार चला देता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रभास का लुक, जिसमें बताया जाता है कि उसका नाम राजू है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उसकी दादी को भूलने की आदत है, लेकिन वो एक चीज नहीं भूल पा रही है अपने पति के बारे में, राजू के दादाजी के बारे में। वो हमेशा उन्हें याद करती रहती हैं और उन्हीं के बारे में बात करती रहती हैं कि वो लौट कर आएंगे और जरूर आएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजू का एक दोस्त मुस्लिम है जो कि चार मीनार के पास से शादी करके अभी अभी आया होता है। जिसके बाद वो अपनी शादी की तस्वीर को प्रभास को दिखाता है, मतलब राजू को दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस तस्वीर में राजू को उसे उनकी दादाजी का तस्वीर दिखता है। जिसके बाद वो अपनी दादी को दिखाता है। जिसके बाद दादी कहती है हाँ ये तुम्हारे दादाजी ही हैं। जिसके बाद राजू उससे पूछता है बताओ तुमने ये तस्वीर कहाँ पर खींची है। तो वो बताता है कि उसने चार मीनार के पास हैदराबाद में इस तस्वीर को क्लिक किया था। जिसके बाद वो राजू सोचने लगता है कि चार मीनार के पास उसके कौन रहते हैं। फिर उसे याद आता है कि उसके मामा रहते हैं। जिसके बाद वो अपने मामा को कांटेक्ट करता है और बताता है कि मेरे दादाजी की तस्वीर मुझे मिली है और उन्हें ढूंढना है। जिसके बाद उनका एसआई बताता है कि ये बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं जिनको ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और पुलिस को घूस देना पड़ेगा। जिसके बाद राजू मान जाता है और पैसे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है और वो बोलने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तुम अपने पिताजी से किसी प्रकार से मुझे मांग कर दो। तो वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसने पहले भी उसे बहुत से पैसे दिए हुए होते हैं, लेकिन किसी प्रकार से राजू उसे मना लेता है। जिसके बाद लड़की भी मान जाती है और अगले दिन हम देखते हैं राजू अब बस में चढ़कर हैदराबाद के लिए निकल रहा होता है और जाते जाते अपने दोस्त से कहता है कि वो उसकी दादी का ख्याल रखे और इसके बाद वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। राजू हैदराबाद पहुंचने के बाद ऑटो से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे सड़क पर एक लड़की दिखती है जो कि चर्च में काम कर रही होती है। वो चर्च की ओर जा रही होती है। उसे देखते ही राजू को उससे प्यार हो जाता है और वो उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एक बच्ची के लिए डोनेशन जमा कर रहे होते हैं और इस बात को जानने के बाद उस लड़की के लिए राजू वहां पर 3 लाख रुपए डोनेशन दे आता है। डोनेशन के बदले नन उससे कहती है आप हमें अपना नाम पता बता दीजिए, जिससे कि हमारे पास पता रहेगा, प्रूफ रहेगा कि हमें किसने डोनेशन दिया है। जिसके बाद वो अपनी तस्वीर खींचने को कहता है और जैसे ही वो उसका तस्वीर खींचती है वो उससे डांट लेता है और कहता है अब इसकी होल्डिंग बनाकर तुम पूरी शहर में बांट देना, और उसके बाद डांट कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो नन उस लड़की से कहती है कि कितना अच्छा व्यक्ति था, दान भी किया और उसने अपना नाम भी बाहर लेने से मना कर दिया। जिसके बाद वो हीरोइन उससे पूछती है कि उसका तस्वीर दिखाओ। उसका तस्वीर देखने के बाद उस लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद राजू अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और वो पुलिस वाले से बताता है कि गंगा राजू नाम का एक व्यक्ति था जो कि देवनगर साम्राज्य का सारा संपत्ति चुरा कर भाग गया था, जिसके पीछे मेरे दादाजी ये प्रण लेकर गए थे कि जब तक वो उसे नहीं ढूंढते तब तक वो वापस वहां से नहीं आएंगे।
और इसके बाद वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आए, उन्हीं को ढूंढना है। राजू केस फाइल करवा कर वहां से चला जाता है और वो वापस उसी चर्च की ओर जाता है उसी लड़की को ढूंढने के लिए जिसे वो एंजल कहते। जिसके बाद वो वहां पहुंचने के बाद फादर से उस लड़की के बारे में जैसे ही पूछना चाहता है, फादर कहते हैं जो भी पूछना है कन्फ्रेशन रूम में जाके पूछो। उसके बाद वो कन्फ्रेशन रूम में जाता है जहाँ पर पहले से ही एंजल बैठी हुई हो। जिसके बाद एंजल के सामने वो बताता है कि उसे एक सड़क पर लड़की मिली थी जिससे वो प्यार कर बैठा। जिसके बाद एंजल कहती है कि ये कोई भी गुनाह नहीं है, तुमने तो प्यार किया है। जिसके बाद वो कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए प्रे। और जब वो प्रे कर रही होती है तभी वो चुपके से देख लेता है। राजू देखता है कि उसकी एंजल ही सामने बैठी होती है। उसके बाद हम सीन देखते हैं रात का, जहां पर राजू क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे रैंडम कॉल आता है जिसमें सामने से बोलती है मैं बेस्सी बोल रही हूँ और मैंने तुम्हारे दादाजी पर फ्रॉड का केस किया है, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। जिस पर राजू कहता है वो तो गुम हो चुके हैं और मैंने मिसिंग केस किया है। लेकिन वो कहती है तुम अपने दादाजी को बचाने के लिए ही उन पर मिसिंग केस कर रहे हो। उसके बाद राजू अपनी दादी को कॉल कर पूछता है क्या मेरे दादाजी चोर थे। तभी उसकी दादी बताती है नहीं, तुम्हारे दादाजी तो बहुत ही महान व्यक्ति थे, अगर वो किसी को तकलीफ में देखते तो वो अपनी चीजों को भी उसे दान में दे देते थे। सीन शिफ्ट होता है और राजू एक कैफे में बैठा हुआ होता है और तभी उसके मामा को ईसाई का कॉल आता है जो कि कहता है कि पैसे में तो 3 लाख कम ही थे, बस उसने 2 लाख ही रुपए दिए होते हैं। जिसके बाद एसआई धमकी देता है कि 5 मिनट में अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद तभी उसी जगह पे एक लड़की का एंट्री होता है जो कि 1 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर आई होती है और वो राजू से कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाना जी का मदद किया था, जिस वजह से मेरे नाना जी ने ये पैसे तुम्हारे दादाजी को वापस करने को दिए हैं। और तभी वहां पे कुछ गुंडे जो कि उस पैसों को चुरा कर वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद राजू उनसे फाइट कर उन पैसों को वापस अपने पास लाता है और तभी गलती से उस लड़की से वो गले लग जाता है जिसको बेसी देख लेती है। जिसके बाद वो नन बनने का ही फैसला करती है और तभी राजू उसे अपने से दूर हटाकर कहता है मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। लेकिन तब तक बेसी वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद राजू का दोस्त उसे बताता है नन कभी भी शादी नहीं करती हैं। और उसके बाद राजू नन से पूछता है तो नन भी कहती है हाँ हम किसी से शादी नहीं करते हैं। और फिर आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि राजू को उसके गांव की गर्लफ्रेंड का कॉल आया होता है जिसमें वो बता रही होती है कि दादी को दादाजी का सपना आया हुआ होता है जिसमें दादाजी ने उसे हैदराबाद में बुलाया होता है। जिसके बाद दादी हैदराबाद के लिए निकल जाती है घर में अपना फोन भूलकर। इस बात को सुनने के बाद राजू दादी को ढूंढने के लिए बस स्टैंड की ओर जल्दी से निकल जाता है। राजू को रास्ते में गिरे हुए कपड़े मिलते हैं जिसका पीछा करते हुए वो बदमाश लोगों के ठिकाने तक पहुंच जाता है जो कि उसके दादी को उठाकर ले गए थे उसके आभूषणों को छीनने के लिए। और तभी राजू वहां पर आकर उनसे फाइट कर अपनी दादी को बचा लेता है। उसके बाद अगले दिन पुलिस वाला उसे मिलने के लिए बुलाता है जहां पर राजू उससे मिलने के लिए जाता है। तभी उसके की नजर गंगा राजू पे पड़ती है। जिसके बाद वो गंगा राजू का पीछा करने लगता है और उसे पकड़ पीटने लगता है और जैसे ही उसे पीट रहा होता है तभी वो लड़की आ जाती है जो कि उसकी दोस्त बनी थी। वो कहती है इन्हें मत मारो, ये मेरे नाना जी हैं। और तभी वो कहता है कि इनके वजह से ही मेरे दादाजी खो गए थे। तभी गंगा राजू बताता है कि ये सच्चाई नहीं है जो कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें असली सच्चाई बताता हूँ। और तभी गंगा राजू बताता है कि तुम्हारी दादी बहुत ही बड़ी महारानी थी जिनका नाम गंगा देवी था जो कि बहुत बड़ी महारानी हुआ करती थी। और कनक राजू जो कि एक भिखारी हुआ करता था, एक गंगा माँ के साथ बदतमीजी करने के लिए उसे पीटा गया था। जिसके बाद उसने उस बेइज्जती को ना सहन कर वो तांत्रिकों के पास चला गया जहां पर जाकर उसने कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया और एक ऐसा फल लेकर आया जिसको खिलाने के बाद उसने गंगा माँ को अपने वश में कर लिया और उसके बाद उसने उनसे शादी कर ली और 1 साल के अंदर अंदर पूरे खजाने को खत्म कर देता है और मुझे चोर घोषित कर वो खुद वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद तुम्हारे दादी को उनके अपने ही वहां से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद तुम्हारी दादी कहीं दूर मुझे खबर होती है कि अपने बच्चे के साथ रह रही होती है
और कुछ दिनों के बाद उनका बच्चा भी मर जाता है और मुझे पता चलता है कि वो अपने पोते के साथ रह रही होती है और साधारण जीवन जी रही होती है और आज तक अपनी पति को ढूंढ रही होती है। उसके बाद गंगाराजू कहता है कि तुम्हारे दादाजी को आखिरी बार नरकापुर फॉरेस्ट के पास हमारे आदमियों ने देखा है और उसने खबर दी है, जिसके बाद वे लोग उसे ढूंढने के लिए नरकापुर फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं। जंगल में दूर उन्हें एक किला दिखता है जिसकी ओर वे लोग जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और महल के अंदर जाने के बाद वे लोग कनक राजू मतलब राजू अपने दादाजी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो एक खजाने के पास पहुंचता है जहाँ पे सभी रुपए रखे हुए होते हैं और सोने चांदी ढेर सारे होते हैं। और जैसे ही वो डिसाइड करता है कि उन पैसों को लेकर वो वहां से निकल जाएगा, तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आया था। वो कहता है तुम यहाँ से पैसे लेकर नहीं जा सकते हो। और तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कि राजू के दादाजी का होता है। वो कहता है कि मैं इन पैसों को तुम्हें लेकर यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं फिर से पुनर्जन्म लूंगा और मैं ही इन पैसों को भोगूंगा। तुम में से अगर एक भी पैसा यहाँ से कोई लेकर गया तो मैं उसे मार डालूंगा और नहीं जाने दूंगा यहाँ से। और उसका दादाजी राजू से ये भी कहता है कि अगले आने वाले अमावस्या पे मैं तुम्हारे दादी को मार दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे अलग किया है। इन सभी चीजों के बाद राजू वहां से बहुत बार भागने की कोशिश करता है लेकिन हर बार असफल हो जाता है। जितनी बार भी वो प्रयत्न करता है हर बार असफलता को पाता है। लेकिन हम देखते हैं अगले दिन वहां पर वेसी भी आ जाती है, जिसके बाद राजू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तभी बेस्सी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारे दादाजी मेरे 3 लाख रुपए चोरी करके यहाँ पर रह पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। और उसके साथ एक लड़का भी होता है जो कि कहता है हम तुम्हें अंतरिक्ष से भी ढूंढ लेंगे। राजू जो कि बेस्सी को बताता है कि उसके दादाजी भूत बन चुके हैं। उसके बाद बेस्सी कहती है कि मैं एक फादर को जानती हूँ जो कि भूतों को पकड़ने में एक्सपर्ट है और वो बहुत बार भूतों को पकड़ चुके हैं। जिसके बाद वो उनको कॉल करती है और उन्हें इस जगह पे बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फादर यहाँ पर आते हैं और उसके बाद फादर बताते हैं कि ये व्यक्ति आदमी को हिप्नोटाइज कर हेलुसिनेट कर वो चीजें दिखाता है जो कि उन्हें दिखाना चाहता है। जिसके बाद वो एक एग्जाम्पल के तौर पर राजू को हिप्नोटाइज कर हेलुसिनेट कर उसे कुछ चीज दिखा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि हम कनक राजू उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और वो अपनी चीजों को दिखाने लगता है, जिसमें राजू को दिखाता है कि वो एक व्यक्ति का कुआं के पास गर्दन काट रहा होता है। जिसके बाद फादर पूछते हैं कि बताओ तुम्हें इस चीजों को होते हुए कहाँ देखा। जिसके बाद राजू उन्हें एक कमरे में लेकर जाता है कुएं के पास, जहाँ पर रस्सी से नीचे में कुएं में लाश लटके हुए होते हैं, जिसको निकालने के बाद सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद कनक राजू फादर को भी बहुत डराने की कोशिश करता है। फादर बहुत प्रयत्न करते हैं अपनी आप को बचाने की लेकिन नहीं बचा पाते हैं। जिसके बाद फादर को वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और महल के बाहर दूर जंगल में फेंक देता है। अगली सुबह हम देखते हैं राजू की दोनों शहर वाली गर्लफ्रेंड में फाइट हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों को किसी प्रकार समझाकर उन्हें बताता है हम लोग हेलुसिनेट कर अपने दिमाग में सोचेंगे कि हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजे पे राजू देखता है कि उसकी गाँव की गर्लफ्रेंड जो कि वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद राजू उन तीनों को किसी प्रकार से मैनेज करता है और हम इधर देखते हैं कि गंगा राजू जो कि गंगा माँ से मिलने के लिए आया होता है मंदिर के पास और गंगा माँ उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है जो कि राजू की दादी होती है। और उसके बाद गंगा राजू जो कि उससे बताता है कि मैं चोर नहीं था बल्कि कनक राजू ही चोर था और उसी ने सारी संपत्ति को चुराया था। जिस बात को सुनने के बाद राजू की दादी को ब्रेन स्ट्रोक आता है और वो वहीं पर गिर जाती है और उसे लेकर वे लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। और गंगा राजू ये सभी बातें राजू को कॉल कर बताता है। जिसके बाद राजू बिना सोचे समझे वहां पर गाड़ी पर बैठकर अपनी दादी को मिलने के लिए तुरंत भागे चले जाता है और वहां हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है। जिसके बाद वो अपनी दादी को देखता है।
तभी उसे कनकराजू की आवाज आती है। उसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें यह सब दिखाया है, अब भी तुम महल के अंदर ही हो, तुम हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंचे हो। जिसके बाद राजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो राजू से कहता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मुझसे परे सोचना होगा। और उसके बाद वो ये भी बताता है कि वो किस प्रकार से पुनर्जन्म लेगा। वो कहता है बैरागी ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें पुनर्जन्म लेना है तो तुम्हें अपनी बीवी की हत्या करनी होगी। जिसके बाद उसने अपनी मृत्यु के 3 दिन के बाद ही उसने अपनी बीवी को अपने लिए फंसाना शुरू किया और उसे अपनी यादों से बुलाना शुरू किया। और वो बताता है कि उसने ही सारा प्लानिंग किया है और कहता है अगर तुम्हें निकलना है तो तुम्हें मेरे सोच से आगे की सोच सोचनी होगी। के बाद राजू गुस्सा हो जाता है क्योंकि सोचता है ये सभी चीजें तो वो पुनर्जन्म लेकर इन पैसों को भोगने के लिए ही कर रहा है, तो क्यों ना मैं इन संपत्ति को ही खत्म कर दूं। और वो महल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो एक एक कर सभी पैसों में आग लगाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद कनक राजू उससे कहता है क्या पता ये तुम्हारा इल्यूजन हो और तुम खुद से ही अपनी दादी को जला रहे होगे। जिसके बाद वो डर जाता है और वो देखता है तो सच में वो अपनी दादी को जला रहा होता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या पता ये उसका भ्रम हो। और उसके बाद वो फिर भ्रम से निकलता है और वो सोचता है अच्छा मैंने इनके पैसों को बुझाया है, ये इसका तरीका है जिस वजह से वो अपने पैसों को बचाना चाहता है। उसके बाद फिर से उसे भ्रम में डाल देता है और ठीक इसी प्रकार से कनक राजू बार बार उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपनी दादी का नाम पुकारता है और उसके बाद वो अपने दिमाग में से कनक राजू को निकाल देता है और वो कनक राजू के ऊपर ही हावी होने लगता है। और वो उसके बाद उसकी फाइट मगरमच्छ से होती है और भी बहुत तरीकों से होती है सीजीआई और ग्राफिक्स के द्वारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंत में राजू जो कि राजा साहब है उसने कनक राजू को हरा दिया है और अब राजा साहब अपने दादी के साथ मिलकर अपने दादाजी का अंतिम क्रिया कर रहा होता है। तभी राजा साहब की दादी जो कि अपने पति को पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी। जिसके बाद राजा साहब भी उसे इग्नोर कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें लगता है इसका पार्ट 2 भी आएगा और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।